Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 6th August 2024 और हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ। ऑल द MCQ विल बी बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स और रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, जो आपके प्रीलिम्स को और ज़्यादा सिक्योर बनाएंगी। इसमें स्टैटिक पोर्शन को इंक्लूड करते हुए भी करंट अफेयर्स के MCQ हम लोग बनाते हैं, मतलब वो भी करंट अफेयर्स जो कहीं ना कहीं स्टैटिक से लिंक्ड है। 5 क्वेश्चन करने के बाद जो भी आपको समझ नहीं आएगा या जो भी आपको पहले से पता नहीं होगा वो पॉइंट्स आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। और इसका PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकायुक्ता इज आर करेक्ट? लोकायुक्ता इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी। कैसा अथॉरिटी है? एंटी करप्शन। स्टैब्लिश फॉर ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टैब्लिश किया गया है। लोकायुक्ता एंड उप लोकायुक्ता प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बताइए। द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश अ लोकायुक्ता बॉडी वाज महाराष्ट्र इन 1971। इसमें से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही है, क्योंकि हर स्टेट में होगा तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे। फर्स्ट और थर्ड सही है। महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्ता बॉडी एस्टैब्लिश हुआ था, बट पहला लॉ बनाया था उड़ीसा ने। उड़ीसा में 1970 में ही लॉ बना लिया था, बट बॉडी एस्टैब्लिश नहीं कर पाया था, है ना। बॉडी एस्टैब्लिश करने में बाजी कौन मार ले गया? महाराष्ट्र मार ले गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वक्फ बोर्ड। वक्फ मतलब ट्रस्टी टाइप होता है, जिसको आप प्रॉपर्टी वगैरह डोनेट कर सकते हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड की यहाँ पे बात चल रही है। द वक्फ बोर्ड वाज एस्टैब्लिश टू स्ट्रीमलाइन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। जो ट्रस्टी चैरिटेबल प्रॉपर्टीज हैं मुस्लिम लोगों का, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बनाया गया। उसके द सेंट्रल वक्फ काउंसिल एस्टैब्लिश किया गया 1964 में वक्फ एक्ट के तहत। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। वक्फ बोर्ड के बारे में जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, खासकर चैरिटेबल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड में डील करता है, दोनों स्टेटमेंट सही है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फेम स्कीम, जो बार बार न्यूज में आता है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल, इसको बोलते हैं फेम स्कीम। फेम इंडिया स्कीम इज डिजाइन टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। यही तो काम है इसका। द स्कीम इज पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ये भी ठीक है। फेज 1 ऑफ द स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया, वो 31 मार्च 2019 तक इफेक्ट में था। फेज 2 को इनिशिएट किया गया अप्रैल 2019 में, और ये 31 मार्च तक था। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। फेम 3.0 की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से कुछ लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। थोड़ा बहुत मतलब 1-2% किसी कंपनी का खरीदते हैं, 0.1%, भले ही वो लाखों डॉलर्स में ही पैसा लगा रहे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, है ना। कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट पैसिवली हेल्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर। मतलब इंडिया के स्टॉक्स भी खरीदे हुए हैं, फ्यूचर ऑप्शंस भी खरीदे हुए हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीदे हुए हैं ये लोग बाहर में बैठ के, ठीक है। तो उसको ये सारा म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन सबको क्या बोला जाता है? सिक्योरिटीज बोला जाता है, फाइनेंशियल एसेट बोला जाता है। इन सबको कौन खरीद के रखता है? फॉरेन इन्वेस्टर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट विथ डायरेक्ट ओनरशिप। डायरेक्ट ओनरशिप तो उनको नहीं मिलता है, पैसिवली वो लोग ओन करते हैं कुछ परसेंटेज। FPI इज पार्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही बात है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। बट यहाँ पे हम बात किसकी बोल रहे हैं? वो स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट में क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट में स्टेटमेंट आ जाएगा सिर्फ सेकंड तो आंसर आ जाएगा बी। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, तो सेकंड इज द आंसर बी, थर्ड इज अगेन करेक्ट। किसी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट, तो ये किसका पार्ट होता है? कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, मनरेगा के बारे में। मनरेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें हर रूरल पॉपुलेशन जो है, रूरल हाउस होल्ड जो है, वहां से जो भी लोग हैं, जो भी एडल्ट हैं, उनको मिनिमम 365 डेज में 100 डेज का क्या मिलता है? जॉब गारंटी। 150 डेज गलत है, 100 डेज का मिलता है। अगर वो जॉब गारंटी नहीं दे पाए तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है ना। अगर मान लो किसी को जॉब ही नहीं मिला तो फिर क्या देना होता है? उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना होता है, ठीक है।
इन 2023-24 ओनली 90,000, ये करोड़ में नहीं है, सिर्फ 90,000 है, was released at unemployment allowance by various state। ये बिल्कुल सही है। मतलब सब लोगों को या तो जॉब मिल जा रहा है या तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं दिया जा रहा है ना, दोनों में से कुछ तो झोल झाल हो रहा है। या तो हर किसी को पंचायत कुछ काम दे दे रही है मनरेगा के अंदर, या जिसको नहीं काम मिल रहा है उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है, ऐसा इसको देख के समझ में आ रहा है। 2019-20 ईयर था, उस साल कोई भी किसी स्टेट ने कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं दिया था। 2-3 बिल्कुल सही है ना। फर्स्ट जो है वो गलत है, क्योंकि फर्स्ट में क्या होना चाहिए, 100 डेज होना चाहिए। सेकंड गलत है, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ मनरेगा, इफ ए पर्सन अप्लाइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्कीम इज नॉट एम्प्लॉयड विद इन 15 डेज, 15 दिन में उसको अगर जॉब नहीं मिलता है तो उसको डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। ठीक है, द अलाउंस शैल बी 1/4 ऑफ द वेज, कितना जितना वेज मिलता है उसका 1/4 मिलेगा फर्स्ट 30 डेज तक। फिर बाद में कितना मिलेगा, हाफ ऑफ द वेज रेट मिलेगा, जितना रिवेंडर साल बचा है उसके लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता रहेगा। तो लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो होता है हाल फिलहाल में काफी कम रिलीज किया है स्टेट से, तो ये कंसर्न दिखता है कि क्या लोगों को वाकई जॉब मिल गया है, लोग मनरेगा के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कि स्टेट्स पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये पूरा पूरा आई थिंक जो भी है ये आपको पता होना चाहिए, खासकर ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वाली बात जो आपको पहले से शायद पता नहीं होगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।